बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी देगी हलीम बनाने की रेसिपी। होममेड देगी हलीम बनाने के लिए मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी रेसिपी दी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, आपके लिए बहुत सारी इसमें हेल्पफुल सी टिप्स और ट्रिक्स होंगी जो आपको बहुत ही बेहतरीन सा अमेजिंग सा हलीम बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सी होंगी। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ आज की वीडियो में मैं आपसे बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, मेरी मेहनत करना पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को वैसे ही सब्सक्राइब कर देंगे इंशाल्लाह, और मेरी रेसिपी को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करके तो ज़रूर से बताएंगे आपको मेरी मेहनत कैसी लगी और आपको यह रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि हमें हलीम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये देखिए जी, लाल मसूर की दाल ली है हमने और मूंग की दाल ली है, और यहाँ पे हमने जो है वो जौ लिया है, और ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने एक एक किलो के हिसाब से ही ली, यानी कि 1 kg के हिसाब से तमाम चीज़ें ली हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पर जो है वो हमने गेहूँ लिया है और चने की दाल ली है, माश की दाल ली है और चावल जो है वो हमने टोटा लिए हैं, बासमती राइस नहीं लिए हैं, ना ही सेला लिए हैं। ये देखें जी, तो टोटा चावल में बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो हलीम बन के रेडी होगा। तो देखें जी, तमाम दालों को हम अलग अलग से भिगो कर रख देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है वो चना दाल ली है। चना दाल भी हमने तकरीबन भी 1 किलो के करीब ही ली है, और इसे हम अलग भिगो कर रखेंगे। सब दालों के साथ इसे भिगोएंगे नहीं, अलग ही इसे भिगो कर रखेंगे, क्योंकि जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी से बबल्स बन जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा देर से गलती है, तो इसलिए हम इसे अलग ही भिगो कर रखेंगे। तो इसे धो के अच्छी तरह से ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देंगे। और दूसरे देगचे में हम यहाँ पर जो है वो 1 किलो के करीब ही जौ लेंगे और 1 किलो के करीब ही इसमें हम गेहूँ लेंगे, और दोनों को अच्छी तरह से जो है वो मिक्स करके अच्छी तरह से धोकर तकरीबन भी ओवरनाइट के लिए फुल देगचा भर के पानी भर के रख देंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा देर से गलता है, तो इसलिए हम इसे भी ओवरनाइट के लिए ही भिगो कर रखेंगे। तो ये देखें जी, दूसरे देगचे में हमने यहाँ पे जो है वो 1 किलो के करीब माश दाल ली है, 1 किलो के करीब इसमें हमने मूंग दाल ली है, और 1 किलो के करीब ही इसमें हम मसूर दाल ऐड करेंगे। और इन तमाम को भी अच्छी तरह से धो के वॉश करके तकरीबन भी फुल देगचा भर के हम ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ देंगे, अच्छी तरह से जो है वो भीगने के लिए, फूलने के लिए। चाहें तो इन तमाम चीज़ों को 4 से 5 घंटा के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, तब भी ये बहुत ही अच्छी तरह से नरम हो जाती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो ओवरनाइट के लिए इसे सोक करके रखा था, यानी कि भिगो कर रखा था। तो ये देखिए जी, दूसरे देगचे में हम अलग से सिर्फ चावल 1 किलो के करीब जो है वो अच्छी तरह से धो के भिगो कर रख देंगे। आप चाहें तो दालों के साथ ही चावल को भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो तमाम चीज़ों को अलग अलग ही भिगोया है, ताकि बहुत ही अच्छी तरह से नरम भी हो जाए। और ओवरनाइट जब अच्छी तरह से हम सोक करके रखते हैं हर चीज़ को, तो बहुत ही अच्छी तरह से नरम भी हो जाती हैं तमाम चीज़ें, और गलने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो तमाम चीज़ों को अलग अलग ही भिगो कर रखा है, ताकि बहुत ही अच्छी तरह से तमाम चीज़ें नरम पड़ जाएँ। क्योंकि मैं ये देग मुहर्रमुल हराम में दी जाने वाली नियाज़ के लिए रेडी कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये ओवरनाइट ही प्रोसेस शुरू कर दिया था। आप चाहें तो कम क्वांटिटी में भी बना के रेडी कर सकते हैं, और अगर आप कम क्वांटिटी में बना के रेडी करेंगे तो उसके लिए आप तकरीबन भी 4 से 5 घंटे के लिए दालों को और गेहूं को भिगो कर रख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो आपका हलीम बन कर रेडी होगा इतनी देर भी भिगोने से। तो ये देखें जी, ओवरनाइट भिगो कर रखने से कितनी अच्छी तरह से जो है वो दालें अच्छी तरह से नरम पड़ चुकी हैं, देख सकते हैं आप। और अब हम इसे जो है वो बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो ये देखें जी, बेहतरीन सी दालें भी हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, और गेहूं और जौ का दाना भी देखें कितनी अच्छी तरह से नरम पड़ चुका है, देख सकते हैं आप। और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से जो है वो पानी ऐड करने के बाद बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये बॉईल करने में भी यानी कि गलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसलिए हम इसे गलने के लिए छोड़ेंगे। देख सकते हैं आप, दाना कितनी अच्छी तरह से नरम पड़ चुका है। अब हम मूँग, मसूर और माश की दाल में तकरीबन भी फुल देगचा भर के अच्छी तरह से पानी ऐड करके इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन भी 1 से 1.5
घंटे के लिए अच्छी तरह से बॉईल किया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से नरम पड़ गई। तो आप भी यही प्रोसेस कर लीजिएगा। जैसे अगर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डबल से ट्रिपल पानी रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से दालें भी गल जाएंगी। आपको बाद में जो है वो एक दाना जैसे रह जाता है, यानी कि 4% तक कुक हो जाती है और 1% रह जाती है। अगर आपने 5% तक कुक करना है तो वो भी प्रोसेस नहीं रहेगा। आपकी दालें बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएंगी, बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी, तो आपको घोटने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये देखें जी, तमाम दालों को हमने पानी में अच्छी तरह से भिगो दिया है और अब हम इसे जो है वो फ्लेम ऑन करके अच्छी तरह से गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन भी 1 से 1.5 घंटे के प्रोसेस में दालें बहुत ही अच्छी तरह से गल जाएंगी, क्योंकि हमने इन्हें ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा है, तो ये वैसे ही बहुत ही अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। तो ये देखें जी, चावल को भी हमने देगचा भर के पानी इसमें ऐड करने के बाद जो है वो गलने के लिए छोड़ दिया है, ताकि चावल भी बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो ये देखें जी, चने की दाल को भी हमने अलग से भिगो कर रखा था। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन भी देगचा भर के ही पानी इसमें ऐड किया है और तकरीबन 1.5 से 2 घंटा के लिए इसे अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ दिया। और इसी तरह से ही गेहूं और जौ को भी अलग से ही भिगो कर रख देंगे। तो इसका भी हमने देगचा जो है वो भर के पानी अच्छी तरह से इसे कुक होने के लिए छोड़ा है और इसे तकरीबन भी हम 2 से 2.5 घंटे के लिए अच्छी तरह से जो है वो कुक करेंगे, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से इसे गलाएंगे, क्योंकि इसका दाना जो है वो रह जाता है थोड़ा कुक होने में। तो इसलिए हम इसे तकरीबन भी 2 से 2.5 घंटा के लिए अच्छी तरह से जो है वो कुक करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा नरम सा हो जाएगा इसका दाना। ये देखें जी, एक साइड पर हम कुकर में तकरीबन भी 4 किलो के करीब हमने यहाँ पे बड़े का गोश्त लिया है और इसे आधा घंटा के लिए अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और आप चाहें तो छोटी बोटियाँ भी करवा सकते हैं, लेकिन बड़ी पीसीस में जो है वो रेशा बहुत ही अच्छी तरह से बन के रेडी होता है, यानी कि हलीम में बहुत ही मज़ेदार सा रेशा बन के आता है अगर आप जो है वो गोश्त के बड़े बड़े पीसीस रखते हैं। तो ये देखिए जी, हमने यहाँ पे तकरीबन भी 4 किलो के करीब जो है वो गोश्त लिया है और गोश्त में हम पानी डाल के तकरीबन भी 1 से पौना घंटा के लिए इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से नरम हो जाए। क्योंकि हमने जो है वो गोश्त को रेशा करना है, तो इसलिए हमें ज़्यादा देर के लिए गलाना पड़ेगा। यानी कि हमने 1-1 किलो दालों में और 1 किलो गेहूं और 1 किलो जौ में हमने तकरीबन भी 4 किलो के करीब जो है वो बीफ का गोश्त लिया है। अगर आप देगी हलीम बना के रेडी कर रहे हैं तो मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से, परफेक्ट क्वान्टिटी के हिसाब से मैं आपको ये देगी हलीम बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देखिए जी, दालों के ऊपर जो है वो इस तरह से झाग से आ जाएंगे, यानी कि बबल्स से आ जाएंगे। तो इन बबल्स को जो है वो हम अच्छी तरह से निकाल के साइड पे कर देंगे। एक तरह से ये मिट्टी ही होती है, तो जब हम दालों को बॉईल करते हैं तो झाग की सूरत में ऊपर से इस तरह से बन के आ जाती है, तो इसलिए हम इसे निकाल के साइड पे कर लेते हैं और दालों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, दाल भी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो गल चुकी हैं, बहुत ही अच्छी तरह से नरम हो चुकी हैं। देगचा भर के पानी ऐड करने से दालें बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी हैं, गल चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप, बबल्स भी ऊपर तक बन के आ रहे हैं, इसका मतलब है दाल बहुत ही अच्छी तरह से फूल चुकी है, ऊपर तक आ चुकी है। मेरी इन टिप और ट्रिक्स को जो है वो हमेशा के लिए ज़रूर से याद रखिएगा कि दालों को पानी ज़्यादा ऐड करने से, यानी कि अच्छी तरह से ज़्यादा कुक करने से दालें बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, तो घोटने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये देखें जी, दालें हमारी बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी हैं। तो ये देखें जी, दालों को हम रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे इसी देगचे के अंदर। तो एक प्रोसेस हमारा बहुत ही बेहतरीन सा हो जाएगा। तो तमाम प्रोसेस हम इसी तरह से कर लेंगे, यानी कि चावल को भी हम इसी तरह से बॉईल करने के बाद हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से यहीं पर ब्लेंड कर लेंगे, तो हमारे घोटा लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप चाहें तो जूसर मशीन में भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने भी कुछ प्रोसेस जो है वो जूसर मशीन में भी किया था, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बेहतरीन सा प्रोसेस हो जाता है। तो ये देखें जी, हैंड ब्लेंडर और जूसर मशीन में अच्छी तरह से ब्लेंड और ग्राइंड करने के बाद बहुत ही बेहतरीन सी जो है वो दाल मिक्सचर फॉर्म में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है। देख सकते हैं, हम चावल का भी यही प्रोसेस कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, चावल को भी हमने अच्छी तरह से कुक करने के बाद ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। और ये देखें जी, लिक्विड फॉर्म में चावल आ चुके हैं और अब हम इन तमाम को भी अच्छी तरह से जो है वो देग में ऐड कर देंगे, यानी कि दालों में ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, तमाम हमारी दालें और चावल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। ये प्रोसेस आप लाजमी से कर लिया करें, बहुत ही आसान सी टिप है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो है वो आपका घोटा लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसलिए बेहतरीन सा टेक्सचर देने के लिए बहुत ही बेहतरीन सी जो है वो टिप दी है मैंने आपको। तो लाजमी से याद रखिएगा कि आप बॉईल करने के बाद फ़ौरन से इन्हें जो है वो दालों को और चावल को, गेहूं को अच्छी तरह से हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद इसमें मिक्स कर सकते हैं। तमाम दालों को, गेहूं को और चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आ जाएगा, बेहतरीन सी फल्फी सी हो जाएंगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब दालें हमारी अच्छी
अच्छी तरह से घुटी हुई होंगी तो गोश्त में हम एंड में जो है वो दालों को मिक्स करेंगे, सिर्फ इतना इन्हें जो है वो घोटा लगाएंगे, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो ये देखें जी, हमने चने की दाल को भी अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद इन तमाम दालों में और चावल में अच्छी तरह से ऐड कर दिया है। देख सकते हैं आप दालों का कितना बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आया है, दालें कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं और चना दाल भी कितनी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, कुक हो चुकी है। देख सकते हैं आप बिल्कुल फल्फी सा जो है वो टेक्सचर आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम सा टेक्सचर आ चुका है। और अब हम इसे जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे देग के नीचे। और मैं इस देग को जो है वो नॉर्मल चूल्हे पे, जिस तरह के हमारे गैस के जो चूल्हे होते हैं उस पर बना के रेडी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है वो कोई लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया है, सिंपल चूल्हे पे ही बना के रेडी कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने जो है वो फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा अगर आप जो है वो गैस पे बना के रेडी कर रहे हैं तो। और अब हम जो है वो कोरमा बना के रेडी कर लेंगे। तो कोरमा बना के रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो एक देगचे में 1 किलो के करीब जो है वो पूरा घी लिया है। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो कोरमा घी में बना के रेडी किया। तो 1 किलो घी को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। गर्म तेल हो जाएगा तो इसके अंदर हम जो है वो प्याज ऐड कर देंगे, यानी कि घी गर्म होने के बाद जो है वो तेल हो जाता है। तो ये देखें जी, तेल हो चुका है। और अब हम इसे स्टेज पे इसमें जो है तकरीबन भी 1 किलो के करीब जो है वो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। 1 किलो प्याज हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी जो है वो हमने प्याज फ्राई करने के बाद जो है वो निकाल लेनी है गार्निशिंग के लिए। तो इसलिए हम इसमें जो है वो 1 किलो प्याज ऐड करें। आप चाहें तो आधा किलो भी ऐड कर सकते हैं अगर आप जो है वो सिर्फ कोरमे के लिए बना के रेडी करें तो। ये देखिए जी, 1 किलो प्याज को हम फ्राई करेंगे, ढक्कन ढक के अच्छी तरह से नरम होने के लिए छोड़ देंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए, तो अच्छी तरह से कुक हो जाए, यानी कि फ्राई हो जाए। और प्याज को हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, लाइट सा ब्राउन सा कलर देंगे और ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें जी, गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। कुकर में हमने तकरीबन भी 40 से 45 मिनट तक इसे अच्छी तरह से कुक किया था, क्योंकि जो है वो गोश्त की पीसेस जो है वो हमारे बड़े बड़े थे। तो इसलिए हमने जो है वो गोश्त को तकरीबन भी 40 से 45 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुकर में कुक किया। तो ये देखें जी, बेहतरीन सी बोटियाँ हो चुकी हैं, रेशा रेशा हो चुकी हैं। और अब हम इन्हें निकाल के जो है वो साइड पर रखेंगे और किसी तसले वगैरह में रख के, किसी बर्तन वगैरह में रख के अच्छी तरह से इनका रेशा कर लेंगे। आप चाहें तो कुकर के अलावा जो है वो देगचे में भी बना के रेडी कर सकते हैं, लेकिन देगचे में जो है वो बहुत टाइम लग जाता है इस तरह का गोश्त गलाने में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो कुकर में अच्छी तरह से गोश्त को गला लिया और सिंपल मैंने जो है वो अभी गोश्त को गलाया। इसकी रेशा रेशा बोटियाँ करेंगे, उसके बाद हम तमाम प्रोसेस करेंगे कोरमे का। तो देखें जी, बोटियाँ हमारी कितनी अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। सिर्फ इन्हें हाथ ही लगा रहे हैं, यानी कि चम्मच ही लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से टूट रही हैं। तो अब हम इन्हें जो है वो रेशा रेशा कर लेंगे किसी बर्तन में निकाल के। और ये देखें जी, हमारी कोरमे की प्याज बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। और अब हम कुछ प्याज को अच्छी तरह से निकाल के साइड पे रख लेंगे, यानी कि गार्निश करने के लिए। तो इसे हमने जो है वो साइड पे कर लिया है, तमाम प्याज को जितनी हमने निकालनी थी। तो जिन प्याज का हमने जो है वो कोरमा बना के रेडी करना है, तो उसके अंदर हम तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। यानी कि प्याज को फ्राई करने के बाद 1 गिलास इसमें पानी इसलिए ऐड किया जाता है ताकि प्याज में थोड़ा बहुत भी जो है वो अगर करवाहट हो तो उसकी करवाहट ख़त्म हो जाए पानी ऐड करने से। और अब हम इसमें जो है वो कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो काली मिर्च साबित वाली ऐड की है। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हमने जो है वो लौंग ऐड की हैं। तकरीबन 4 से 5 इसमें हमने बड़ी इलायची ऐड की हैं और 4 से 5 ही इसमें जो है वो हमने छोटी इलायची ऐड की हैं। 10 से 12 इसमें हमने छोटे तेज़पात पत्ते ऐड किए हैं टूटे हुए। अगर आपके पास साबित हो तो आप इसमें जो है वो 4 से 5 भी ऐड कर सकते हैं तेज़पात पत्ते। और इन तमाम खड़े मसालों को ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। एक बेहतरीन सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम रेशा की हुई बोटियां ऐड कर देंगे। तो मेरी इस टिप को ज़रूर से याद रखिएगा। अगर हम गोश्त को सिंपल बॉईल करते हैं और रेशा करते हैं, तो जब हम कोरमे का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो जब हम बोटियों को ऐड करते हैं तो बोटियों की एक एक रेशे के अंदर बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर जाता है। तो इस प्रोसेस से आप ज़रूर से हलीम बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सा हलीम बनता है। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। रेशा की हुई बोटियों को ऐड करने के बाद इन तमाम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि प्याज और खड़े मसालों के अंदर रेशा की हुई बोटियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छी तरह से एक बेहतरीन सी खुशबू निकल के आएगी मसालों की, खड़े मसालों की। उसके बाद हम इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आ रहा है। एक एक बोटियां जो है वो रेशा रेशा हो चुकी हैं, बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो टेक्सचर बन के आ रहा है अभी से ही। और अब हम इसमें जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे पाउडर फॉर्म में।
तकरीबन भी इसमें हम 4 to 5 टेबल स्पून के करीब जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना जो है वो आप गोश्त ऐड कर रहे हैं, लेकिन मैं सिंपल जो है वो आपको क्वांटिटी वाइज बता रही हूँ। तो क्वांटिटी वाइज मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी 4 से 5 टेबल स्पून के करीब इसमें हमने जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, यानी कि मैं किलो के हिसाब से इसमें टेबल स्पून ऐड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 4 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, 2 टेबल स्पून इसमें जो है वो हमने हल्दी ऐड की है, और तकरीबन भी 4 टेबल स्पून इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। यानी कि 4 किलो के हिसाब से 4 टेबल स्पून ही मैंने जो है वो मेजरमेंट रखा है। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा अगर आप मेरी रेसिपी से हलीम बना कर रेडी कर रहे हैं तो। और लास्ट में हम इसमें तकरीबन भी 2 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, यानी कि 4 किलो गोश्त में हमने 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। मेजरमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे जो है वो मसाले ऐड किए हैं, तो आप भी इसी तरह से ऐड कर लीजिएगा। मैंने जो है वो आपको बहुत ही बेहतरीन सी अमेजिंग सी रेसिपी दे रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको परफेक्ट क्वांटिटी भी बताती जा रही हूँ साथ में। 4 किलो गोश्त में मैंने यहाँ पे जो है वो 4 टेबल स्पून ही नमक शामिल किया है। याद रखिएगा किलो के हिसाब से मैंने जो है वो मेजरमेंट किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 किलो के हिसाब से 1 टेबल स्पून ही रखा है। 1 किलो में मैं 1 टेबल स्पून का ही इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि 1 टेबल स्पून ही नमक और 1 टेबल स्पून ही तमाम मसाले। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो कोरमे में भी यही मेजरमेंट रखा है। तो परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से बेहतरीन सी रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। तो अगर आप मेरी रेसिपी से हलीम बना के रेडी करेंगे तो मेरी रेसिपी को ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो इन तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तकरीबन भी 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जी बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आएगा। देख सकते हैं आप गोश्त को अच्छे से मिक्स करने के बाद कितना बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आया है, एक एक बोटियों में कितना अच्छा सा फ्लेवर जा रहा है। तो गोश्त की बोटियों को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए बोटियों के अंदर और तमाम मसाले अच्छा सा फ्लेवर दे दें बोटियों के अंदर। तो देख सकते हैं आप तमाम बोटियों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मसालों में इसके अंदर तकरीबन भी 2 गिलास के करीब इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है और ढक्कन ढक के अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ दिया है। 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन ढक के बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से बोटियों में एब्जॉर्ब हो जाएं। और अब हम एक बाउल में तकरीबन भी 1 किलो के करीब जो है वो फिटी हुई दही ले लेंगे, यानी कि फेंट के हम दही ले लेंगे और दही के अंदर हम 1 पैकेट जो है वो कोरमे मसाले का इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रहे 4 किलो गोश्त में हमने ड्राई मसाले घर के ऐड अलग किए हैं और तकरीबन भी 1 पैकेट जो है वो हमने कोरमा मसाले का ऐड किया है 1 किलो दही में। याद रखिएगा मेजरमेंट, 1 किलो दही में हमने 1 पैकेट जो है वो कोरमे मसाले का बाहर वाला ऐड किया है। घर के मसाले अलग ऐड किए हैं और कोरमा मसाले का पैकेट अलग ऐड किया है, एक फ्लेवर मज़ेदार सा देने के लिए। तो ये देखें जी दही को हम कोरमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही ऐड करने से पहले भी देख सकते थे आप कितना मज़ेदार सा टेक्सचर बन के आया था कोरमे में। देख सकते हैं आप बोटियाँ कितनी अच्छी तरह से मसालों में मिक्स हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आया है बोटियों के अंदर। और आप चाहें तो कोरमा मसाला जो है वो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो नेशनल का लिया है, आप चाहें तो मेहरान वगैरह का भी ऐड कर सकते हैं इसमें मसाला, और अगर आप चाहें तो किसी और ब्रांड का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो नेशनल का ऐड किया। तो देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन सा हमारा कोरमा बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन इसे भी हम अभी तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक करेंगे और अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो इंक्रीज़ होगा तो उसे अच्छी तरह से खुश करेंगे, तभी बेहतरीन सा हमारा कोरमा बनकर रेडी होगा। तो इसे हम ढक्कन ढक के तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करने के लिए छोड़ देंगे। तो देखें जी गेहूं भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। तो इसे भी हमने जो है वो हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। देख सकते हैं आप कितना एक एक दाना बहुत ही नरम सा हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है। और अब हम इन तमाम गेहूँ को अच्छी तरह से जो है वो दालों में चावल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो हम तमाम को अच्छी तरह से घोटा लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप बहुत ही बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आया है। गेहूँ और जौ के अंदर बहुत ही अच्छा सा जो है वो सॉफ्ट सा हो चुका था। तो ये देखें जी हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से बीट करने के बाद बहुत ही बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आया है। देख सकते हैं आप गेहूं में और जौ में, गेहूं और जौ को ब्लेंड करने के बाद कितना मुलायम सा, कितना मलाई सा जो है वो टेक्सचर बन के आया है। देख सकते हैं आप इसी देगचे में हमने जो है वो तमाम दालें, गेहूं और जौ को अच्छी तरह से ब्लेंड किया था। तो इसके अंदर जो है वो तमाम ज़र्रात रह चुके हैं, तो इसलिए हम इसमें तकरीबन भी 4 से 5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे इस देगचे के अंदर और अच्छी तरह से खंगाल के देग में ऐड कर देंगे।
तमाम दालें, गेहूं और जौ हमारा बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो देग के अंदर जा चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे घोटे की मदद से। और अब हम जो है वो घोटे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो फ़िलहाल के तौर पर जो है वो हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है, ताकि दालें और गेहूँ जो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स होने लगे, एब्जॉर्ब होने लगे, अच्छा सा टेक्स्चर बनने लगे। तो इसे हम घोटे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि घोटा भी लगता जाएगा और साथ साथ जो है वो दालें, गेहूँ, जौ, चावल अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखें जी, घोटे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं तो बेहतरीन सा टेक्सचर बनता आता जा रहा है, देख सकते हैं। घोटा जो है वो जितना ज़्यादा लगाते हैं उतना बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आता है हलीम में। बहुत ही फ्लेवरफुल सा जो है वो हलीम जब बनता है तो घोटे की मदद से ही बनता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा जो है वो घोटा हुआ होता है हलीम, तो फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार सा देता है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो मैं घोटा लगा रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से लगा लीजिएगा, जितना आप घोटा ज़्यादा लगाएंगे उतना ही बेहतरीन सा टेक्सचर बनते जाएगा हलीम में। ये देख सकते हैं आप, अभी सिर्फ दालें ही हैं इसमें और गेहूँ और जौ ही है इसमें। तो ये देखें जी, कितना बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन सा जो है वो रेशा बन रहा है। और रेशा जो है वो अभी दाल का बन रहा है, बाद में जो है वो इसमें हम जब गोश्त का कोरमा ऐड करेंगे तो गोश्त की बोटियों का भी रेशा बहुत ही बेहतरीन सा बन के रेडी होगा इसमें। तो फिलहाल के तौर पर इसमें हमने जो है वो अभी आधा घंटा के लिए अच्छे सा गोटा लगाया था, यानी कि अच्छे से दालों को, गेहूँ को मिक्स किया था। तो इसलिए हमने इसे जो है वो आधा घंटा के लिए अच्छे से मिक्स किया था, यानी कि घोटा लगाया था। उसके बाद हम जो है वो कोमे को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम मज़ेदार सा जो है वो घोटा लगाएंगे, तकरीबन भी 3 से 4 घंटे के लिए। और अब हम कौरमे को चेक कर लेंगे और 10 से 12 मिनट के प्रोसेस में दही ने पानी कितना अच्छी तरह से इंक्रीज़ किया है। तो बेहतरीन सा हमारा कौरमा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवरफुल सा हमारा कौरमा बनकर रेडी हुआ है। देख सकते हैं आप, तेल कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो है वो कौरमा बहुत ही अच्छी तरह से भून भी चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से कुक भी हो चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा हमारा कौरमा बन के रेडी हुआ है। अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो बेहतरीन सा जो है वो टेक्स्चर बन के आ जाएगा। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा, डिलीशियस सा लग रहा है। ऑलरेडी जो है वो इसकी बोटियाँ अच्छी तरह से रेशा हो चुकी हैं, लेकिन एक एक फ्लेवर जो है वो बोटियों में जा चुका है। देख सकते हैं आप, तो कौरमा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है, लेकिन इसके अंदर से जो है वो हम कुछ खड़े मसाले निकाल के साइड पे कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, बड़ी इलायची है, मैं इसे निकाल के साइड पे कर लूँगी, यानी कि फेंक दूँगी। खड़े मसाले जब मैं घोटा लगाऊंगी तो इसके अंदर जो है वो बीच में आएंगे, तो अच्छे से घुटेंगे नहीं, एक मज़ेदार सा फ्लेवर नहीं आएगा, कड़वा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसलिए हम खड़े मसालों को जो है वो निकाल के बाहर कर देंगे, यानी कि फेंक देंगे। कौरमे में जितना खड़े मसालों का फ्लेवर आना था आ चुका है, तो इसलिए हम इसे साइड पे कर देंगे, यानी कि फेंक देंगे। तो देखें जी, बेहतरीन सा हमारा कौरमा बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम इस कौरमे को जो है वो हलीम के अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि दालों के अंदर जो है वो कौरमे को ऐड कर देंगे और अच्छे से घोटा लगाएंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं आप, बेहतरीन सी बोटियों का रेशा बन के आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी, डिलीशियस सा जो है वो हमारा कौरमा बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, कितना बेहतरीन सा रेशा बन चुका है एक एक बोटियों का। और अब हम इसे जो है वो देग में ऐड कर देंगे, यानी कि दालों और गेहूं में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप, जब हम कौरमा ऐड करते हैं तो कौरमा ऐड करने के बाद जो है वो इस तरह का टेक्सचर बन के आता है। ऐसा लगता है कि हलीम जो है वो काला हो चुका है, लेकिन काला नहीं होता, बहुत ही अमेजिंग सा फ्लेवर बन के आता है। और मैंने जो है वो इसमें कोई हल्दी और कोई जो है वो कलर ऐड नहीं किया है, आप देख सकते हैं। और कौरमे में जो है वो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था, उसकी क्लिप जो है वो मैंने मिस कर दी, यानी कि मुझसे मिस हो गई, तो इसलिए जो है वो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि मैंने इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था। और सिंपल मैंने जो है वो दालें बग़ैर नमक, बग़ैर लहसुन अदरक के पेस्ट और बग़ैर जो है वो हल्दी के ही कुक किए हैं, यानी कि बॉईल किए हैं अच्छी तरह से। देख सकते हैं आप, दाल गेहूं के अंदर हमने कितनी अच्छी तरह से जो है वो कौरमा ऐड किया है। तो बेहतरीन सा जो है वो हमारा हलीम बनकर रेडी होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल के तौर पर जो है वो हम तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से घोटा लगाएंगे, उसके बाद जो है वो हमारा बेहतरीन सा हलीम बनकर रेडी होगा। मेन जो इसका नाम है वो दलीम ही है, लेकिन इसे हम जो है वो पाकिस्तानी ज़बान में हलीम ही कहते हैं, तो इसलिए हम इसे सिंपल हलीम का ही नाम देंगे। बेहतरीन सा हमारा हलीम बनकर रेडी होगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 4 से 5 घंटे के लिए मुस्तकिल घोटा लगाया था, तो बेहतरीन तरीके से हमारा बहुत ही डिलीशियस सा हलीम बनकर रेडी हुआ था। रात 4 बजे से लेकर, यानी कि सुबह फजर के 4 बजे से लेकर असर के 4 बजे तक हमारा हलीम बनकर रेडी हुआ था, यानी कि 12 घंटे के प्रोसेस में हमारा बेहतरीन सा हलीम बनकर रेडी हुआ था। रात 4 बजे से लेकर मैंने सुबह के 8 बजे तक जो है वो दालों को अच्छी तरह से भिगो कर रखा। 10 बजे के बाद जो है वो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया। उसके बाद जो है हमारा 4 बजे तक बेहतरीन सा हलीम बनकर रेडी हो चुका था। तो यानी कि 12 घंटे के प्रोसेस में आप बेहतरीन सा हलीम बना के रेडी कर सकते। देख सकते हैं आप, अभी सिर्फ जो है वो हमने गोश्त को मिक्स करना स्टार्ट ही किया है और बेहतरीन सा रेशा बनना स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ इसी वजह से कि हमने दालों को अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड कर लिया था।
पहले से ही और जो है वो गोश्त को हमने अच्छी तरह से रेशा कर लिया, यानी कि गोश्त की बोटियों को जो है वो हमने अच्छे सा रेशा कर लिया। और जब तमाम चीज़ें हमने देग में अच्छे से मिक्स करी तो उसके बाद जो है वो बेहतरीन सा रेशा बनना स्टार्ट हो गया। तो देख सकते हैं आप बेहतरीन सा जो है वो टेक्सचर बनना स्टार्ट हो चुका है। मुस्तकिल हमने यहाँ पे जो है वो 4 से 5 घंटे के लिए घोटा लगाया था, तो बेहतरीन सा जो है वो रेशा बन के आया था। फ़िलहाल के तौर पर जो है वो अभी भी आप देख सकते हैं बेहतरीन सा टेक्सचर बन के आया है, बेहतरीन सा रेशा बन के आया है। लेकिन इसके अंदर जो है वो हम लास्ट में 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो हलीम को बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देते हैं, टेक्सचर देते हैं। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और बेहतरीन सा जो है वो टेक्सचर आ चुका है हलीम में। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा जो है वो रेशा बन के आया है, बिना किसी कलर, बिना किसी हल्दी के बहुत ही अमेजिंग सा कलर भी आ चुका है, अमेजिंग सा फ्लेवर भी आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा जो है वो रेशा भी बन चुका है। देख सकते हैं आप। अब आप भी जो है वो घर में बहुत ही मज़ेदार सा अमेजिंग सा डिलीशियस सा जो है वो देगी हलीम बना के रेडी कर सकते हैं। हो सके तो न्याज की चीज़ें जो हैं वो अपने हाथ से बना के रेडी किया करें। अल्लाह पाक बरकत भी देते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा फील होता है, आपके घर में रौनक भी लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा आप अपने हाथों से अपने आंखों के सामने जो है वो साफ़ सुथरी चीज़ों से बहुत ही डिलीशियस सा हलीम बना के रेडी करते हैं। तो ये देखें जी बेहतरीन सा हमारा हलीम बन के रेडी हो चुका है, यानी कि हमारा घोटा बहुत ही अच्छी तरह से लग चुका है। तो अब हम हलीम में लास्ट में जो है वो 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा फील करवाने के लिए। तो इसमें हम तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो नमक ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने दाल, गेहूँ, जो चावल किसी में भी जो है वो हमने नमक ऐड नहीं किया था, इसलिए हम नमक एंड में ऐड करते हैं ताकि नमक का भी हिसाब रहे और गरम मसाले का भी। तो इसलिए हम नमक और गरम मसाला जो है वो एंड में ऐड करते हैं जब हलीम पूरा अच्छी तरह से कुक हो जाता है। नमक और गरम मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी में नमक और गरम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका मिक्सचर बनाने के बाद हलीम में इस तरह से ऐड कर देंगे। देख सकते हैं आप नमक और गरम मसाला लास्ट में एंड में ऐड करने से बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा डिलीशियस सा फ्लेवर बन के आता है। मैं हमेशा से इसी रेसिपी से ही हलीम बना के रेडी करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होता है। नमक और गरम मसाला ऐड करने के बाद इन तमाम को अच्छे से मिक्स करेंगे हलीम में और इसे तकरीबन भी 1.5 से 2 घंटा के लिए और भी ज़्यादा जो है वो घोटा लगाएंगे ताकि नमक और गरम मसाला अच्छी तरह से जो है वो हलीम के अंदर अच्छा सा एब्जॉर्ब हो जाए। देख सकते हैं आप तकरीबन भी 2 से 3 घंटा इसे मुस्तकिल घोटा लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवरफुल सा हमारा हलीम बन के रेडी हुआ है। ये देख सकते हैं आप इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा फल्फी सा और बहुत ही ज़्यादा जो है वो रेशेदार हमारा हलीम बन के रेडी हुआ है, ना ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा लिक्विड, बहुत ही बेहतरीन सा अमेजिंग सा फ्लेवर बन के आया है। देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन सी तार रेशा बन के आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा हलीम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा बन के रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये हलीम ना तो ज़्यादा थिक था और ना ही ज़्यादा लिक्विड, बहुत ही बेहतरीन सा अमेजिंग सी कंसिस्टेंसी में बहुत ही बेहतरीन सा हमारा हलीम बन कर रेडी हुआ था। रेसिपी को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सी टिप्स और ट्रिक के साथ बहुत ही बेहतरीन सा हलीम बनाया है। तो आप भी रेसिपी को लाजमी से फॉलो करिएगा और बेहतरीन सा जो है वो हलीम बना कर रेडी करिएगा। देख सकते हैं लास्ट में मैं आपको बेहतरीन सी जो है वो टिप देती चलूँ। एक बेहतरीन सा लाजवाब सा हलीम बनाने की एक लास्ट जो है वो टिप ये है कि अगर आपका घोटा अच्छी तरह से लगा होगा और बेहतरीन सा जो है वो हमारा हलीम बन के रेडी हुआ होगा, तो उसकी निशानी ये है कि आप जब घोटा लगाएंगी, यानी कि जब आप डंडा या कोई भी चम्मच बीच में लगाएंगे तो वो जो है वो जगह परफेक्ट उसी तरह की बनी हुई रह जाएगी। इसका मतलब है बेहतरीन सा जो है वो हमारा हलीम बनकर रेडी हो चुका है। तो देख सकते हैं आप बहुत ही बेहतरीन कंसिस्टेंसी में आ चुका है हलीम और जिस जगह जो है वो घोटा लग रहा है वो जगह वहीं की वहीं रह जा रही है। इसका मतलब है हमारा बेहतरीन सा घोटा तैयार हो चुका है, बेहतरीन सा हलीम बनकर रेडी हो चुका है, रेशेदार। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बनकर रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। अल्लाह पाक हमारी, आपकी, हम तमाम मुसलमानों की नेक जायज़ तमन्नाओं पर कबूलियत की मोहर लगाए और हमारी इन नज़र नियाज को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। हलाल खाने कमाने वालों की खैर अता फरमाए, इज़्ज़त और आबरू की खैर अता फरमाए और शहदाए करबला के वास्ते सदके हमें दीन पर, अपने ईमान पर कायम रहने और सलामत रहने की
तौफीक अता फरमाए, आमीन इलाही आमीन। मैंने इसके ऊपर जो है वो लास्ट में तड़का लगाया था। सिंपल तेल को गर्म करके प्याज इसमें ऐड कर दी थी और अच्छी तरह से इसके अंदर जो है वो तड़का ऐड कर दिया था। तो बेहतरीन सा जो है वो हमारा हलीम बनकर रेडी हो चुका है। कि सिंपल तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया। गर्म तेल के अंदर हमने जो है वो फ्राई की हुई प्याज ऐड कर दी और अच्छा सा तड़का जो है वो हमने हलीम के अंदर ऐड कर दिया। बेहतरीन सा जो है वो हमारा हलीम बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा रेशे वाला और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा हमारा हलीम बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही अच्छा सा घोटा लग चुका है। अमेजिंग सा हमारा हलीम बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे जो है वो डिश आउट करेंगे और देख सकते हैं आप, बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। ना ज़्यादा लिक्विड और ना ही ज़्यादा थिक। अमेजिंग सा परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बहुत ही बेहतरीन सा हमारा हलीम बनकर रेडी हुआ है। हलीम को अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, ब्राउन की हुई प्याज, हलीम के मसाले और लेमन के साथ जो है वो सर्व किया जाता है। तब बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का जो है वो ये फील करवाता है। तो आप भी इसी तरह से सर्व कर लीजिएगा। बेहतरीन सा अमेजिंग सा रेशेदार देगी हलीम हमारा बन के रेडी हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को मेरी रेसिपी से फॉलो ज़रूर से करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।